ये है गल्फ़ कंट्रीज़। गल्फ़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा ऑयल, लैविश लाइफस्टाइल, ऊंचे बिल्डिंग्स। आपको लगता होगा कि यह सब ऑयल की वजह से है। तो आपका मानना सही है, क्योंकि ऑयल ने गल्फ़ कंट्रीज़ की किस्मत को पलट कर रख दिया है। गल्फ़ कंट्रीज़ को देखकर आपको लगता होगा कि ऑयल एक वरदान है, पर क्या आपको पता है वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, फिर भी रिसेंट डेटा के मुताबिक वहाँ की 90% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बावजूद उसके नाइजीरिया की 40% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। इन दोनों कंट्रीज़ के पास भी भरपूर मात्रा में ऑयल है, फिर भी इनके लिए ऑयल वरदान न होकर अभिशाप क्यों बन गया? कैसे ये ऑयल इन कंट्रीज़ में इंस्टेबिलिटी और पॉवर्टी का कारण बना? ऐसा क्यों कि कुछ कंट्रीज़ के लिए ऑयल वरदान है जबकि कुछ के लिए अभिशाप? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल एडवांटेजेस की। गल्फ़ कंट्रीज़ का ऑयल कम गहराई पर अवेलेबल है, जिससे ऑयल के एक्सट्रैक्शन में कम कॉस्ट लगता है, और ऊपर से गल्फ़ स्टेट्स का ऑयल काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, जिसकी प्रोसेसिंग में भी कम कॉस्ट लगता है। अपने इसी हाई क्वालिटी की वजह से गल्फ़ का तेल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से गल्फ़ स्टेट्स को ऑयल के एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट $3 से $10 पर बैरल आता है। कंपेयर करें वेनेजुएला से, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व होने के बावजूद वेनेजुएला के तेल में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है। ऊपर से एक्सट्रैक्शन कॉस्ट भी गल्फ़ कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा होती है, जो ओवरऑल वेनेजुएला के तेल को लेस वाइबल बनाता है। इन फैक्टर्स के वजह से गल्फ़ ऑयल को एक कम्पिटिटिव एज मिलती है अदर ऑयल रिच कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और ऊपर से गल्फ़ कंट्रीज़ का लोकेशन भी परफेक्ट है। गल्फ़ कंट्रीज़ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच परफेक्टली प्लेस्ड है, जिससे गल्फ़ को इन तीनों बड़े मार्केट का एक्सेस बहुत ईजिली मिलता है। वहीं कंपेयर करें वेनेजुएला से, जिसके आसपास कोई बड़ी मार्केट नहीं है एक्सेप्ट अमेरिका, बट अमेरिका खुद ही दुनिया के कुछ टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में शामिल है। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की। एक छोटा इंडिजिनस पॉपुलेशन गल्फ़ स्टेट्स के लिए एक बड़ी स्ट्रेंथ है। कतर को ही देख लो, जहां लोगों से ज़्यादा क्रूड ऑयल है, मतलब हर सिटीजन को मिलती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल रेवेन्यू पर कैपिटा। यह फेवरेबल रेशियो उनके सोशल वेलफेयर सिस्टम को सपोर्ट करता है, जहां फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग सब्सिडीज़ और इवन एम्प्लॉयमेंट गारंटीज़ दिए जाते हैं, जिससे वहां स्टेबिलिटी बनी रहती है। वहीं अदर ऑयल रिच कंट्रीज़ में हाई पॉपुलेशन के कारण वहाँ की गवर्नमेंट इन सब फैसिलिटीज़ को अपने सिटीजन्स को नहीं दे सकती, जिससे इंस्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइजीरिया, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑयल रेवेन्यू हर सिटीजन तक इफ़ेक्टिवली नहीं पहुँच पाता। इसलिए छोटी पॉपुलेशन के साथ गल्फ़ स्टेट्स अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरह से मैनेज करते हैं और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाते हैं। एक छोटा नेटिव कम्युनिटी और ह्यूज ऑयल रिजर्व्स, ये कॉम्बिनेशन ही इन कंट्रीज़ को यूनिक बनाता है। गल्फ़ स्टेट्स के रिच होने का नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नेंस। गवर्नेंस का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गल्फ़ स्टेट्स जहां सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उन्हें ऑयल वेल्थ को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प किया है। फॉर इंस्टेंस, सऊदी अरेबिया एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करता है जहां स्टेबिलिटी बनी रहती है, इवन दो ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। इस स्टेबिलिटी ने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग को पॉसिबल बनाया है, जिसने गल्फ़ स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ हेवन बनाया है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, जब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो करप्शन को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। गल्फ़ मोनार्कीज़ ने बेसिक फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस जैसे टैक्स कलेक्शन, कोर्ट, पुलिस और पब्लिक एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया है, जिससे वेल्थ को ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट, वेनेजुएला जैसा देश, जहां इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स ने ऑयल वेल्थ को गंवा दिया, वहां देखा गया है कि पुअर गवर्नेंस ही रिसोर्स कर्स का मेन रीज़न है। गल्फ़ स्टेट्स ने सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रहने के बजाय डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया है। यूएई इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो शुरू में तो ऑयल पे डिपेंडेंट था,
लेकिन आज दुबई टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और ट्रेड के थ्रू डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बिल्ड कर चुका है। यह डाइवर्सिफिकेशन यूएई को ग्लोबल ऑयल मार्केट के वॉलेटिलिटी से बचाता है। इसके अलावा सोवरेन वेल्थ फंड्स जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी एक मेजर रोल प्ले किया है। ये ऑयल से कमाए हुए पैसे को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे यह टेम्पररी ऑयल वेल्थ एक परमानेंट फाइनेंशियल एसेट बन जाता है। इससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी इंश्योर होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। गल्फ स्टेट्स ने अपने ऑयल डेवलपमेंट के शुरुआती फेज में वेस्टर्न एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को हार्नेस किया। 1930s से ही जब ऑयल डिस्कवरीज हुई, तब एमिर्स ने अमेरिकन कंपनीज के साथ टाई अप्स किए, जिससे उनको एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिला। ये अर्ली पार्टनरशिप ने उनके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर दिया। हिस्टोरिकल टाइमिंग भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सऊदी अरबिया ने 1938 में ऑयल डिस्कवर किया, यूएई ने 1958 में और कतर ने 1971 में इंडिपेंडेंस के बाद अपना ऑयल सेक्टर डेवलप किया। इन देशों के पास अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का मौका था, बिना कॉलोनियल लेगेसीज के, जो अक्सर अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखे जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इससे उनके इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज डेवलपमेंट के लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। चलिए अब केस स्टडीज़ पर नज़र डालते हैं। गल्फ स्टेट के सक्सेस स्टोरीज और फेल्ड ऑयल इकोनॉमीज के बीच का कंट्रास्ट बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। सऊदी अरेबिया को ही देखो, मैसिव ऑयल रिजर्व्स, लो एक्सट्रैक्शन कोस्ट्स और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग ने उन्हें वर्ल्ड्स लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर बनाया है। लेकिन एक चीज़ जो दिक्कत बन सकती है वो है डाइवर्सिफिकेशन में डिले, स्पेशली जब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट हो रहे हैं। कतर की सक्सेस स्टोरीज भी बहुत इंस्पायरिंग है। छोटी पॉपुलेशन के साथ कतर ने अपने ऑयल और गैस रिसोर्सेज को इतना एफिशिएंटली मैनेज किया है कि आज उसका जीडीपी पर कैपिटा दुनिया का हाईएस्ट है। वैसे ही यूएई ने डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अपनी इकोनॉमी को ऑयल के बूम बस्ट साइकिल से बचाया है। लेकिन इनके कंपैरिजन में वेनेजुएला और नाइजीरिया के एग्जाम्पल्स कॉशिनरी टेल्स हैं। वेनेजुएला जहां हैवी क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन चैलेंजेस, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने ऑयल वेल्थ को नेशनल डिजास्टर में बदल दिया है, वहीं नाइजीरिया में लार्ज पॉपुलेशन और करप्शन के इश्यूज ने ऑयल रेवेन्यू को डाइल्यूट कर दिया है। आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में गल्फ स्टेट्स को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ट्रेंड के चलते ऑयल की डिमांड फ्यूचर में डिक्लाइन हो सकती है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और भी ज़्यादा क्रूशियल हो गए हैं। सऊदी अरबिया ने विजन 2030 जैसे एम्बिशियस प्लान्स लॉन्च किए हैं, लेकिन उन्हें अपनी ट्रेडिशनल ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसके अलावा एक और चैलेंज है डेमोग्राफिक प्रेशर्स की। सऊदी अरबिया जैसी कंट्रीज़ में ग्रोइंग नेटिव पॉपुलेशन से पर कैपिटा ऑयल रेवेन्यू का इम्पैक्ट कम हो सकता है। इसके साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेटेड यूथ और डिमांडिंग सिटीजन्स को अपने फ्यूचर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। सिक्योरिटी डायनेमिक्स भी एक मेजर अनसर्टेनिटी है, क्योंकि गल्फ रीजन एक वोलेटाइल एरिया है जहां एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमेशा रिस्क फैक्टर रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ।